और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुर्का ना पहनने की वजह से महिला का सर काट दिया गया। ये कहीं आपको खबर नहीं कोई चैनल दिखा रहा होगा, ये बहुत बड़ी खबर है। बुर्का ना पहनने की वजह से रूपाली का गला काट दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। इकबाल, मोहम्मद इकबाल नाम है और रूपाली का गला काटा गया। दोनों शादीशुदा है। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही संवेदनशील मामला है। ये बहुत बड़ी खबर है। रूपाली का गला काटा गया है, बुर्का नहीं पहना तो गला काटा गया। मुंबई के तिलक नगर से ये बहुत बड़ी खबर है। और ये 3 साल पहले शादी हुई थी रूपाली की मोहम्मद इकबाल से। खबर को समझिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। कोई इस खबर का जिक्र नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है, बताना बहुत जरूरी है। बुर्का नहीं तो सर तन से जुदा, बुर्का नहीं तो गला रेत कर काट दिया गया। अब खबर यह है, सोमवार कल मतलब सोमवार रात 10 बजे की यह घटना है। ये कोई खबर नहीं बता रहा होगा आपको, कहीं नहीं खबर है, लेकिन हमने कंफर्म करी है, पुलिस से हमने बात करी है, वहां हमने खबर को कंफर्म करा है। परिवार वाले भी यही कह रहे हैं। हुआ ये 3 साल पहले शादी हुई थी, रूपाली ने शादी की थी मोहम्मद इकबाल से, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज और बुर्का ना पहनने को लेकर विवाद बढ़ा, कहा सुनी हुई, और अब यह खबर है कि उसके बाद गला काट दिया गया बुर्का नहीं पहनने की वजह से। ये भारत में, ईरान में नहीं, खबर समझिए, ईरान में नहीं। ईरान में तो हिजाब थोड़ा सा खिसक गया था और हिजाब थोड़ा हटा था तो महसा को मार दिया गया था। ईरान में तो हो सकता है भाई ये सब। भारत में बुर्का नहीं पहनने की वजह से सर तन से जुदा, सर काट दिया गया, गला रेत दिया गया। मुंबई के तिलक, और ये मुंबई में हुआ है। सोमवार रात 10 बजे की घटना है ये। सोमवार रात मतलब कल रात। 3 साल पहले शादी हुई थी रूपाली ने मोहम्मद इकबाल से शादी की। 3 साल पहले शादी हुई थी। मुस्लिम रीति रिवाज उसको ना पहनने, उसको ना मानने को लेकर झगड़ा हुआ और रूपाली का गला काट दिया गया, गला रेत दिया गया। ये बड़ी खबर है, लेकिन इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये सब ईरान में तो हो सकता है, कट्टरपंथी देश, मुल्क, कट्टरपंथी सरकार वहां पर है जहां पर हिजाब थोपा जा रहा है, लेकिन हिजाब नहीं पहनने की वजह से, या हिजाब थोड़ा सा खिसक गया था तो वहां पर महसा को मतलब मार दिया गया। महसा का मर्डर हुआ पुलिस कस्टडी में, ये आरोप लग रहे हैं। ईरान में हो सकता है महसा का मर्डर, यहां रूपाली को मार दिया गया बुर्का ना पहनने की वजह से। आप सोचिए, खबर को समझिए, कितनी बड़ी खबर है ये। वहां पर महसा का मर्डर हुआ हिजाब को ठीक से ना पहनने की वजह से। समझ में आता है, ईरान है भाई, और अब कट्टरपंथ के खिलाफ महसा के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। यहां रूपाली का गला काट दिया गया बुर्का ना पहनने की वजह से, बुर्के के लिए। मतलब भारत कट्टरपंथ के बारूद पर है, भारत ईरान के रास्ते पर है। क्या हो रहा है सोचिए। बार बार जब यह सवाल उठाया जाता है कि यह कट्टरपंथ के बारूद पर है इंडिया, जब अब सोचिए, एक और चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां कट्टरपंथ के खिलाफ महसा के समर्थन में लोग हैं सड़कों पर, यहां रूपाली के समर्थन में कोई नहीं है। सोचिए, गला काट दिया गया बुर्का ना, और रूपाली हैं, इन्होंने शादी की मोहम्मद इकबाल से। 3 साल पहले शादी हुई, अब इसको पकड़ भी लिया गया है मोहम्मद इकबाल को। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां बुर्के के लिए गला काट। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ गए, 1 मिनट। तारिक फतेह मेरे साथ इस वक्त लाइव है, सीधा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यहां पर स्टूडियो में। मेरे को पीएफआई पर डिबेट करनी थी, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे अभी मिली है, हैरान कर दिया इस खबर ने मेरे को, इसलिए तारिक फतेह को अभी मैंने रिक्वेस्ट करी जुड़ने के लिए। तारिक फतेह साहब हैं, शिवम मेरे साथ हैं और जवाद साहब मेरे साथ हैं। लेकिन तारिक फतेह मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। भारत, ये मतलब भारत में बुर्का ना पहनने पर गला काट दिया रूपाली का। रूपाली ने मोहम्मद इकबाल से शादी की और मोहम्मद इकबाल ने गला काट दिया क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज नहीं मान रही और बुर्का नहीं पहन रही थी। 3 साल बाद। तारिक फतेह, क्या कहें सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि बद से बदतर होती जा रही है सोच मेरी कम्युनिटी की, कि अगर उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है तो वो अपनी कमज़ोरी को औरतों पे निकाल रहे हैं। और मैं क्या कह सकता हूँ, ये कहाँ से बुर्का आ गया, ये किसने कह दिया कि बुर्के में रखो औरत को, ये किस टाइप का इस्लाम आ गया
हिंदुस्तान में कि हैरानी होती है कि हमारी जो दादियां नानियां थीं जिन्होंने बुर्का नहीं पहना, आज वो उनकी पोतियां और दर पोतियां को मारा जा रहा है कि वो बुर्का नहीं पहन रही। ये मुसलमान मर्दों को प्रॉब्लम क्या है, ये जाके डॉक्टर से अपने आप का इलाज करवाइए। औरतों को क्यों मारते हैं? जाके कहें कि भई हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम औरत का बाल देखते हैं तो हमारी वहशत आ जाती है। दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन सर मुझे हैरानगी इस चीज की ज्यादा, तारिक फतेह जी, ईरान में गुस्सा है महसा का मर्डर हुआ हिजाब ना ठीक से पहनने पर, लेकिन वहां लोग सड़कों पर है। यहाँ तो रूपाली का गला काट दिया, बुरके नाप, यहाँ कोई वो ही नहीं है। यहाँ नॉर्मल हो गया मुझे लग रहा है सर, तन से जुदा ना इंडिया में नॉर्मल होता जा रहा है सर। आप ही का, आपकी की जबान है, आप ही का शेर है, पूरा उसके रिदम है। लोग सड़कों पे नारे लगाते हैं, जिन्होंने नारे लगाए थे उनको किसी को बंद किया आपने? ये तो हेट सड़क पे आ गई। आपके पिनल कोड में है डेथ थ्रेट देने की, क्रिमिनल लॉ में है ये कि आप जब थ्रेट करते हैं किसी को कि मैं आपको मार दूंगा, तो देयर इज अ प्रोविजन इन द इंडियन क्रिमिनल कोड कि उसके ऊपर केस किया जाए, थ्रेटनिंग डेथ। पुलिस छुट्टी है, जहां पे भी जुलूस निकालें, कानपुर में निकालें, बंबई में निकालें, जितिया सबकी मर्जी है, गुंडागर्दी है वो चल रही है। और हैरानी इस चीज की है शिवम, एक कमेंट में आपका, बेनर साहब बहुत बड़ा पैनल है, मुझे पीएफआई पर डिबेट करनी है, लेकिन मेरे को लग रहा है इस खबर को बताना बहुत जरूरी है। शिवम, मेरे को तो हैरानगी है, जितने, अब मैं पीएफआई की, चलिए पीएफआई है, जितने संगठन हिजाब के समर्थन में सड़कों पर आ सकते हैं, बुरके की वजह से गले कटने के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। अब कोई नहीं सड़कों पर आएगा कि तो बच्ची का, रूपाली का गला काट दिया मोहम्मद इकबाल ने बुरका ना पहनने की वजह से, और कोई नहीं आएगा सड़कों पर। नहीं, मैं तो ये एक और चीज पूछना चाहता हूं। आपने अमन जी कहा कि ये कल सुबह की खबर है, कल रात 10 बजे, कल रात 10 बजे की खबर है। आज रात के 8 बज चुके हैं, मीडिया में भी खबर कहां है ये? एक चीज बताइए, आपको याद होगा जब वो बुर्का क्लैड को लेकर जो स्कूल में हंगामे हुए थे, उस बात को किस तरीके से इस देश में हंगामा शेरनी बताया गया है ना भाई, ये शेरनी है। अल जवाहिरी ने उसकी तारीफ की थी, कांग्रेस के विधायकों ने उसको मोबाइल फोन, अल जवाहिरी ने तारीफ करी थी, अल जवाहिरी ने तारीफ की थी, उसकी इतनी बड़ी बात थी। लेकिन रूपाली है, आई रिपीट माई सेल्फ, तो कोई बात नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि रूपाली है तो मरती कटती रहती हैं। और सर तन से जुदा की बात जहां तक है, कल ही एक हनफी नाम की महिला को 6 गोलियां मारकर ईरान में हिजाब के समर्थन में वो थी, हिजाब के खिलाफ वो थी, मौत के घाट उतार दिया वहां की सरकार ने। हालात तो यहां पर भी अगर आप देखें तो लोग, चाहे मतलब दुनिया में कोई भी देश हो, और अगर इस संगठन, इस मत के लोग हैं, उनका जो एक्टिविटीज है वो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। हम डेमोक्रेटिक जरूर हैं, लेकिन रूपाली का तो यहां भी यही हाल हो रहा है। हम डेमोक्रेटिक जरूर हैं, ईरान में भी यही हाल हो रहा है, वो तो डेमोक्रेटिक भी नहीं है। शिवम भाई, भारत और ईरान में फर्क है ना कुछ। मैं सर रॉ के पूर्व ऑफिसर आरएसएन सिंह सर, माफी के साथ मुझे पीएफआई पर सवाल पूछना था आपसे, लेकिन एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा सर इस पर। मतलब हम ईरान और भारत में फर्क है ना सर। ईरान में चलिए हिजाब नहीं पहना तो मर्डर हो गया महसा का, यहां बुर्का नहीं पहना तो रूपाली का गला काट दिया मोहम्मद इकबाल ने। आरएसएन सिंह, नहीं, भारत के मुसलमान और भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान और ईरान के मुसलमान में कोई फर्क नहीं है सर। इनफैक्ट सारा जो नैरेटिव है हिंदुस्तान से जाता है, देवबंद से जाता है, बरेलवी थॉट यहां से जाती है। वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ जिहादिज्म, इतना भी मैं आपको बता रहा हूं। चाहे वो अहले हदीस हो, बरेलवी हो, जो पाकिस्तान में सर तन से जुदा, ये नारा, ये आप क्या सोचते हैं कि इनका ओरिजिनल नारा है सर तन से जुदा? ये तो अभी शुरुआत हुई है ना पाकिस्तान में। और ईरान में आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो इनका अपना भी दिमाग नहीं है, और नाम है मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना। तो मोहम्मद इकबाल कई तरह के हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। एक वो भी मोहम्मद इकबाल था, वो नालायक जिसको बहुत बड़ा पोइट कहते हैं, जिसने पाकिस्तान बनवाया। और इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब रिसेंट कन्वर्टीज है। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो यहाँ वो प्याज ज्यादा खाता है और सर भी उतना ही जल्दी काटता है वो, क्योंकि उसे प्रूव करना है। उस दिन आपके चैनल पे मैंने यही बात कही थी कि दुनिया में अगर आप
ये सरफिरे, अगर सरफिरों की ले लें जिहादियों की, तो आपको सबसे ज्यादा इस सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। इतने गंदे सरफिरे आपने देखा जो ब्रिटेन में अभी हुआ है, वो सरफिरे कौन थे? इसी सब कॉन्टिनेंट के थे। और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान साहब कोई गजवाए हिंदी है ना, गजवाए फ्रांस तो नहीं है ना, गजवाए ब्रिटेन तो नहीं ना। ये बार बार ये बात कहता हूं, तो आपने ये बार बार ये ना मेरे सामने कोई कृपया संविधान की दुहाई ना दे, क्योंकि हर मुसलमान से मैं पूछूंगा कि तुम ये बोलो कि शरीयत सर्वोपरि है या संविधान सर्वोपरि है, पहले इसका ना, तब ये मेरे से ये सवाल पूछना आप लोग कभी। ये जवाब, तो इसमें आपको हैरानी है, आपने पीएफआई के रेट्स नहीं देखे? कितनी बड़ी फसल, जहां देखो आसाम में कटा, वहां रिच हार्वेस्ट, बिहार में रिच हार्वेस्ट, यूपी में रिच हार्वेस्ट, महाराष्ट्र में रिच हार्वेस्ट, केरला में रिच हार्वेस्ट, और फिर आप लोग बोलते हो कि दिस इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ये बड़ी विविधताओं से भरा देश है। सर कहां चला जाता है ये विविधताओं वाला देश है? और कब था ये विविधताओं वाला देश? केरल का जिहादी और कश्मीर का जिहादी और महाराष्ट्र का जिहादी और असम का जिहादी की सोच एक है। तो ये यहां पे कहां चला जाता है? इट ट्रांसेंड्स एवरी बाउंड्री, इट ट्रांसेंड्स एवरी कल्चर। तो अगर आपने महफूज रखना है अपने आप को, तो कृपया इस समस्या को एक हिंदुस्तानी के रूप में देखें। और आपने किसी मजहब का ठेका नहीं उठा रखा है, हमारे संविधान ने किसी मजहब का ठेका नहीं लगा है कि किसको अच्छा लगेगा किसको खराब लगेगा। कमाल अतातुर्क ने आपके महात्मा गांधी से पूछ के किया था क्या? नहीं किया था ना, वो भी तो मुसलमान था। चाइना जो कुछ कर रहा है, चाइना वो आपसे पूछ के कर रहा है। और यहां पे बैठे कोई मुसलमान से आप पूछ लीजिए तारिक फतह के अलावा कि क्या चाइना जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि चाइना गजवाए हिंद का हिस्सा बन सकता है। ये इतने बड़े देशद्रोही और नालायक हैं ये लोग। एंड डोंट टेल मी कि पीएफआई का सपोर्ट 80 to 90% है सर, चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाला हो या वो गंदी वो लच्छेदार उर्दू जवान में वो बोलने वाला हो। 80 to 90% बोलने का अंदाज तो इनका बहुत बेहतरीन है। सर भी तन से जुदा बड़ा बेहतरीन शेरो शायरी करके करते ये लोग। मेरे साथ मोहम्मद फरहान है, ऑल इंडिया एमआईएम से हैं। और पहले जवाद भाई आप बोल लीजिए। जवाद भाई, देखिए क्या है, अभी सीधा सा मेरा सवाल, मैं अभी इतने जो सवाल करे गए हैं उनका अकेले मुझे जवाब देना, तो लगभग सबके जो है सवालों के जवाब मुझे लगता है देना है। आपके खिलाफ थोड़ी ना बोला है। नहीं, मैं बात कर लूं वो जो उन्होंने, मैं कट्टरता के ऊपर नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं, मैं कट्टरता के खिलाफ, मैं कट्टरपंथी को खुद ही कंडेम करता हूं, चाहे वो मजहब के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे, मैं निरंतर बोलता रखता हूं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। कट्टरपंथी मानसिकता किसी भी देश के लिए, चीजों के लिए जो है, देखिए बैलेंस कर लीजिए। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं। पीएफआई पर बात हो तो आरएसएस पर बात कर लो। इधर गला कटा कट्टरपंथी नहीं तो बिल्कुल। अब मैं बोल रहा था तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझको जो है 30 सेकंड बैलेंस के चक्कर में बचाइए। बैलेंस नहीं करूंगा, बिल्कुल उधर भी है उधर कहां है? एक का बताइए ना, बता रहा हूं, एक का बताइए किसने गला काटा। ना अभी बता दे रहा हूं क्या हुआ अभी अंकिता के साथ उत्तराखंड के अंदर। कौन लोग थे? नहीं तो कहां उसमें कौन से निकल रहे? रुक जाइए, उसमें कौन सा ये आज फरखाबाद कोई धार्मिक जिहाद है क्या? फरखाबाद उसमें कोई धार्मिक जिहाद है क्या? क्या बात करते हैं? जिहाद उसमें ये तो जिहाद है भाई, ये क्या है? ना इसका जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बताइए, देश का मुसलमान, देश का कंडेम नहीं, हिजाब के लिए सड़कों पर उतरे ना। अच्छा सुन लीजिए, हिजाब के लिए सड़कों पर उतरे ना, इसके लिए, इसके खिलाफ रूपाली के लिए उतरेगा, रूपाली के लिए उतरेंगे। बिल्कुल, जिसने कौन उतरेगा? कोई नहीं उतरेगा। ना उमेश शर्मा के लिए, सुन लीजिए, ना उमेश कोले के लिए उतरे, ना कन्हैया कुमार के लिए उतरे, ना रूपाली के लिए उतरेगा कोई मुस्लिम समाज से। हो गया। अब आपको एक अल्फाज में बता रहा हूं, ये जो सर तन से जुदा के जो नारे हैं जो लगाते हैं, इसका इस्लाम से पहली बात कोई लेना देना नहीं। तो फिर क्यों नहीं उतरते भाई रूपाली के लिए सड़कों पर? अरे बिल्कुल इसके हिजाब के लिए सड़कों पर उतरेंगे, बुर्के के लिए गला काट दिया नहीं उतरेंगे। अरे
आप मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दिए, मैं अपनी बात रख लूं। देखिए, जब राजस्थान के अंदर घटना होती है सर तन से जुदा की, उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होती है। सुन लीजिए, राजस्थान की सरकार को कंडेम करा जाता है, हु अल्लाह राजस्थान की सरकार को होता है। आज अगर महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर ऐसी घटनाएं होती तो उसके लिए क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होगी? कौन जिम्मेदारी लेगा इन चीजों की? ये तो आपराधिक घटना है ना। अपराध किस तरीके से निरंतर बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आप बात करिए, हुई ना ये घटना। एक मिनट तारिक फतेह, सुन लीजिए, ये एक मिनट आरएसएन भी, एक मिनट आ रहा हूं। अब एक मिनट, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया मेरे को। आप कह रहे हैं दिस इज अ मेयर लॉ एंड ऑर्डर इशू। तारिक फतेह, आप समझ नहीं रहे हैं, ये एक आपराधिक घटना है, इसको जिहाद और उस चीज अरे आज फर्रुखाबाद के अंदर भी सेम घटना हुई है। चलिए रुक जाइए, आज फर्रुखाबाद के अंदर भी गैंग घटना हुई है। एक मिनट, अब शांत, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलिए। तारिक फतेह, देखिए, ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हमारी भी तो है, हम मुसलमान नहीं है क्या? तारिक फतेह, क्या ज़ेब देता है कि हम दुआएं मांगे कि कौमुल काफरीन पे मुसलमानों की फतह हो? वो दुनिया का मुल्क जहां दुनिया के हर जगह से मुसलमान ने आके पनाह ली, जब मिस्र से आके किसी ने कुछ नहीं किया तो जाके सारे आके सूरत और गुजरात में 12वीं सदी से बैठे हुए हैं लोग, यमन से आए हैं, यहाँ कहां से भाग के मुसलमानों को पनाह। तो पूरी दुनिया में शियों को जगह नहीं मिलती थी, हिंदुस्तान वाज द ओनली प्लेस। इमाम हुसैन को भी बचाने हिंदुस्तान से ब्राह्मी वो दत्त आए, जिसको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, कुछ पता ही नहीं है। पागलों की तरह बस निकल पड़ते हैं। इस धरती के अंदर पनाह मिली है, राजा दाहिर को दुआएं दें। मोहम्मद बिन कासिम किसको लेने आया था? पुरानी दिल्ली में किताबें छापे जा रहे हैं आप उर्दू के अंदर, के बाकी तो को पढ़ नहीं पाएगा कि वो हीरो है आपका। कभी तो खुदा का खौफ करें कि सच बोलना सीखें। मोहम्मद फरहान ऑल इंडिया में उस समय ये मुसलमान थे ही फरहान नहीं भाई, एक मोहम्मद फरहान, ये तो अभी कोई 20 वर्ष पहले, कोई 50 वर्ष पहले, कोई 100, उस समय ये मुसलमान थे ही नहीं, तो इनको किस बात का दर्द होगा? चलिए इनको तो बस सर वीडियो रिस्पेक्ट, एक मिनट मैं मोहम्मद फरहान का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद फरहान, पीएफआई पर सवाल पूछना था, लेकिन इस पर मैं कमेंट चाहूंगा। ये गुस्सा जो रूपाली का गला काटा गया बुर्का नहीं पहनने की वजह से, मेरा सवाल ये है, हिजाब के लिए सड़कों पर आया जा सकता है, बुर्का नहीं पहनने की वजह से, सर कटने पर नहीं आना चाहिए सड़कों पर रूपाली के लिए? भाई मोहम्मद फरहान भाई, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि टीवी चैनल पर बैठा के ऐसे ऐसे लोगों को और मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी कराई जाती है, ये बात ठीक नहीं है। अभी आपके ही एक प्रवक्ता, क्या नाम है, मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी, नालायक ना जाने क्या, एक रेपुटेड चैनल है, जिसने काटा है उनको मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं बोला। फरहान भाई, वही देखिए, कोई नहीं बोला। नहीं, मेरी डिबेट में कोई नहीं बोल सकता है, आप भी जानते हैं। कट्टरपंथियों और जिहादियों के खिलाफ बोले जिन्होंने गला काटा है। पहले ये बात आप बोल दीजिए कि इस्लाम में बुर्का अनिवार्य नहीं है। मोहम्मद फरहान, सऊदी अरेबिया के क्लेरिक ने ये कह दिया है कि इस्लाम में बुर्का अनिवार्य नहीं है। कृपया कर दीजिए, बोल दीजिए आप। मोहम्मद फरहान, आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आऊंगा। बोलिए आप मोहम्मद फरहान। ज्ञान रखता हूँ। देखिए, क्या नाम है, जो घटनाएं, हम उन घटनाओं की निंदा करते हैं अपने कड़े शब्दों में कि क्या नाम है, इस तरह की घटना अच्छी बात नहीं है। अभी कानून कार्रवाई करेगा, कानून को कार्रवाई करने दीजिए। जबरदस्ती क्या नाम, इसको बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। अरे का बतंगड़, रूपाली का गला काट दिया, कह रहे हैं बात का बतंगड़, पतंगड़ बना मतलब ये आपको लग रहा है बच्ची का गला काट दिया, 3 साल पहले शादी हुई, 3 साल पहले शादी करके ले आया, धर्मपत्नी बना लिया और अब गला काट दिया कपड़े पहनने के ऊपर। हत्या की घटना, अरे कैसी शादी करके लाया था भाई? लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल भाई, मर्डर है, नॉर्मल मर्डर है। आप बोलिए ना भाई, बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है, बुर्का पहनने के चक्कर में मर्डर गलत, बोलिए ना, बोलिए ना, बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है भाई। हिंदू बच्ची शादी कर रही है मोहम्मद इकबाल से और मोहम्मद इकबाल गला काट देता है बुर्का नहीं पहनने की वजह से, उसके खिलाफ बोलिए ना। बच्ची क्यों शादी कर रही है इकबाल से? आप ये बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदू बच्ची मुस्लिम से क्यों शादी कर रही है? भाई वो पर्सनल मैटर है, उस पर मैं क्यों जाऊं? वो पर्सनल मैटर है। आप वो पर्सनल मैटर हो सकता है, तो ये भी तो पर्सनल मैटर हो सकता है। ये पर्सनल है, गला काट दिया, पर्सनल मैटर है। तो हिंदू बेटी को नहीं करनी चाहिए शादी। तारिक फतेह बोल रहे हैं, एक मिनट, तारिक फतेह बोल रहे हैं, तारिक फतेह बोलिए, तारिक फतेह और मोहम्मद फरहान, हाँ एक एक करके। पर्सनल मैटर है,
हत्या है, नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए तारिक फतेह के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं सर, एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए। तारिक फतेह बोल रहे हैं, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, उन्होंने आपके बारे में नहीं बोलेंगे, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे, बस शांत। तारिक फतेह बोलिए, तारिक फतेह। मुस्लिम की मुस्लिम बात करते हैं, तारिक फतेह ये कोई मस्जिद नहीं है जहां आप खड़े होकर तारिक फतेह। देखिए 1948 नेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिस पे इंडिया सिग्नेटरी है, उसका क्लॉज है कि एनी एडल्ट कैन चूज टू मैरी एनी अदर एडल्ट ऑफ हिज और हर चॉइस। आप कह रहे हैं कि हिंदू ने मुसलमान से शादी क्यों कर ली? कैसी बात करते हैं आप लोग? हिंदुस्तान में रह के कह रहे हैं हिंदू से शादी क्यों की? वो कह रहे हैं गला काट दिया, पर्सनल मैटर है भाई, क्यों बतंगड़ बना रहा हूं? क्यों अमन चोपड़ा बैठकर बात का बतंगड़ बना रहा है? पर्सनल मैटर है, गला काट दिया, क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग? आपकी नजर में औरत की कीमत ये कि आप कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना दिया? बच्ची की जिंदगी कत्ल हो गई। अभी उत्तराखंड में एक बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। सर वो कोई न जाने कितनी वो कोई धर्म का मामला नहीं, कोई धार्मिक जिहाद नहीं, आप समझ रहे हैं? यहाँ बुर्का नहीं पहनने की वजह से मारा गया है। आप आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं, आंखों पर बुर्का पहना है क्या? समझ नहीं आ रहा है। बुर्का नहीं पहनने की वजह से गला काटा है। 14,000 बलात्कार क्यों बचाते हैं नहीं बोल पा रहे हैं? 14,000 बलात्कार क्यों? नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं, 6 साल की बच्ची से बलात्कार, 5 साल की बच्ची से बलात्कार, अश्वनी उपाध्याय, एक कमेंट इस पर नहीं बोल पा रहे। अश्वनी उपाध्याय, मुझे पीएफआई पर सवाल पूछना था, लेकिन अश्वनी उपाध्याय इस खबर ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सब ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो चलिए होता है, इंडिया में सर तन से जुदा भी नॉर्मल हो गया था। बुर्का नहीं पहनने की वजह से गला कट गया, ये तो नॉर्मल नहीं है भाई। कहीं तो फुल स्टॉप होगा, कहीं तो हिलेंगे अंदर से हम लोग, कोई तो वेकअप कॉल होगी कि अब ये नहीं भाई, ये नहीं है भैया इंडिया। अमित जी आज इस समय नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रि में हम लोग कन्या पूजन करते हैं, और 2-2,5-3 हजार साल पहले पूरी दुनिया में कन्या पूजन होता था। पूरी दुनिया में नवरात्रे होते थे, पूरी दुनिया में शंकर जी की पूजा होती थी, पूरी दुनिया में राम की पूजा होती थी। 3,000 साल पहले, बाकी सब उसके बाद ही आए हैं। तो प्रश्न ये है कि ये 2 संस्कृतियों का युद्ध है। एक संस्कृति नारी कहता है नारी तू नारायणी, एक कहता नहीं नारी तू गुलाम है, जैसा मैं कहूंगा वैसे रहना पड़ेगा। एक संस्कृति ये कहती सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, सब लोग समान है। एक कहता नहीं मैं पाक हूं तू नापाक है, जैसे मैं कहूंगा वैसे रहो तो ठीक, नहीं तो ये। एक संस्कृति कहती है सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, नहीं। दूसरा कहता नहीं अगर तुम ये करोगे तभी जन्नत जाओगे, तुम अगर पाक हो तभी जन्नत जाओगे, नहीं तो तुम जन्नत जाए नहीं, तुम जहन्नुम जाओगे। तुम आतंकवादी हो, तुम अलगाववादी हो, तुम कट्टरपंथी हो, तुम चरमपंथी हो, तुम बलात्कारी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये काम करोगे तब तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं तुम लाख अच्छे हो, तुम्हें जन्नत नहीं, तुम्हें जहन्नुम में जाओगे। एक सोच ये है कि जब तक पूरी दुनिया नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, पर्टिकुलर एक सेक्ट में नहीं आ जाएगी, पर्टिकुलर एक तरीके से अपना सिस्टम एडॉप्ट नहीं करेगी, तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। तो समस्या ये 2 संस्कृतियों का है, ये 2 सोच का है। और ये जो सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया में है, आप देख लीजिए ईरान में क्या हो रहा है। जो ईरान शांत था, खुशहाल था जब वो पर्शिया था, बहन बेटियां आराम से बाहर निकलती थी, आज वहां पे उनको बाहर निकलने पे अगर उनका सर खुल जा रहा है और सर ढका नहीं है तो मार दिया जाता है। तो आप ऐसे देखिए कि जहां पूरी दुनिया में, गंधार को आप देख लीजिए, जिस गंधार में स्वयंवर होता था, जब से अफगानिस्तान बना है लड़कियों का स्कूल जाना मना हो गया, और जाएंगी भी पूरा ऊपर से नीचे तक ढक के जाएंगी। कैकेय को देख लीजिए, जहां राजा भरत का ननिहाल था, पेशावर बन गया, आज की डेट में बिना आप सर खोल के आप निकल नहीं सकते। लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये भरोसे का सर तन से जुदा हुआ है। हम लोग कभी भी इसके खिलाफ नहीं है। मैं डिबेट यहाँ पर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। हम लोग खिलाफ होते हैं लव जिहाद के, जिसमें पहचान छुपा कर, धर्म बदल कर आप किसी को फंसाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू बच्ची मुसलमान लड़के से शादी करे, वो प्यार का मामला है, कोई नहीं उसमें दखल अंदाजी कर सकता है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो लगता है ये भरोसे का सरतन से जुदा है, ये गंगा जमनी तहजीब का सरतन से जुदा है, ये भरोसे का कत्ल है, ये भरोसे का मतलब जो कहते हैं ना आपसी सद्भाव का गला काटा गया, वो दुख होता है। रूपाली ने शादी करी मोहम्मद इकबाल से, मुस्लिम रीति रिवाज नहीं माने, बुर्का नहीं पहना तो गला काट दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत आज लूंगा, छोटा सा ब्रेक।
दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। महाराष्ट्र के अमरावती में शिंदे गुट के विधायक के काफिले पर हमले के आरोप में पुलिस ने उद्धव गुट के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि विधायक संतोष बांगर के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। यूपी के इटावा में एक थाने के अंदर कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। खबर है कि सोनिया गांधी, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर उन नेताओं पर कार्रवाई कर सकती हैं जिनकी वजह से जयपुर में एक दिन पहले विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी थी। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने राजस्थान में पार्टी के सियासी संकट के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हैंडल करने में देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान मुद्दे के बहाने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ था, अब राजस्थान में थोड़ा ज्यादा हो गया। गुजरात के बनासकांठा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। केरल दौरे के दूसरे दिन तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कोलकाता में बीच सड़क पर एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस वक्त बस में कोई बच्चा नहीं था। बताया गया कि ड्राइवर और उसका सहयोगी आग लगते ही बस से उतर चुके थे। यूपी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही पुलिस को इसके खिलाफ अभियान चलाने और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया। पीएफआई की टेरर फंडिंग मामले में युवाओं को भड़काने के आरोपी अब्दुल माजिद को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। जयपुर पुलिस ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डीलरशिप देने के बहाने कई लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने करीब 1.5 करोड़ की ठगी अलग अलग लोगों के साथ करी। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया है। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया। नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में भारी बारिश के बाद सड़क पर अचानक कीचड़ हो गया, जिससे फिसलकर 3 गाड़ियां खाई में गिर गईं। 9 दिनों तक होने वाली देवी दुर्गा की पूजा शुरू होते ही दिल्ली और कोलकाता समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। नवरात्र के मौके पर जम्मू के कटड़ा से वैष्णो देवी भवन तक के रास्ते को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। बहुत ही सुंदर दरबार सजाया माता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मेलडी माता मंदिर में पूजा की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पीएफआई के 19 सदस्यों की एनआईए हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ खिसकने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने देश विरोधी और भ्रामक खबर दिखाने वाले 10 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया। लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ गई, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिस पर दोपहर में सुनवाई होगी। लखनऊ के इटौंजा इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से उस पर सवार 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। खबर है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सरकार से मिली सुरक्षा लौटा दी है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुरक्षा लेने से मना कर दिया। आज हम लोगों के घर वापस कर लिए और जब उन्हें जरूरत होगी या जब वो बुलवाएंगे तो हम उन घरों को भेज देंगे। खबर है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों से पूछताछ में साजिश का पता चला है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मकान की दीवार गिरने से 5 बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों से भरी एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया।
यूपी के गाजीपुर में एक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी ने वहां के टॉयलेट की सफाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत में अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के जुहू वाले बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्तों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया। असल में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर इस मामले को दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। महाराष्ट्र के अमरावती में शिंदे गुट के विधायक के काफिले पर हमले के आरोप में पुलिस ने उद्धव गुट के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि विधायक संतोष बांगर के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। यूपी के इटावा में एक थाने के अंदर कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। खबर है कि सोनिया गांधी, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर उन नेताओं पर कार्रवाई कर सकती हैं जिनकी वजह से जयपुर में एक दिन पहले विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी थी। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने राजस्थान में पार्टी के सियासी संकट के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हैंडल करने में देरी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान मुद्दे के बहाने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस का एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ था, अब राजस्थान में थोड़ा ज्यादा हो गया। गुजरात के बनासकांठा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब एक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया किस तरह से मुंबई में बुर्का ना पहनने की वजह से रूपाली नाम की लड़की का गला काट दिया गया। और अब एक और बड़ी खबर है, तेलंगाना के मतलब हैदराबाद से बहुत बड़ी खबर है। दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ किया, बुर्का पहने महिलाओं पर आरोप है, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन ये तस्वीरें आई हैं। दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर है। जो सिंहमुख होता है शेर, उसमें उसको खंडित किया गया। ये देखिए आप, दुर्गा पंडाल, आप सोचिए नवरात्र में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए आप, वो तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूँ। सिंहमुख को खंडित किया गया। बुर्का पहने 2 महिलाएं हैं जिन पर यह आरोप है, उनकी भी तस्वीर आगे, वो तस्वीर भी एक बार दिखा दीजिए भाई, क्योंकि दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की गई है, सिंहमुख को तोड़ने की कोशिश की गई है। यह हैदराबाद से बड़ी खबर है। और ये देखिए आप, दुर्गा पंडाल में नवरात्र के दूसरे दिन, और इस मामले में इन दोनों पर आरोप है। बुर्का निशी 2 महिलाएं, इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये हुआ ये कि ये जो है किसी हथियार के साथ दुर्गा पंडाल में घुसी, वहां पर इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। रोकने पर इन्होंने, जिन लोगों ने रोका उन पर अटैक कर दिया। और ये नवरात्र के दूसरे दिन इस तरह से ये बुर्का निशी 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर है। चलिए लौटते हैं पीएफआई की डिबेट पर। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है। 2047 के गजवा प्लान पर स्ट्राइक है क्या? पीएफआई के टुकड़े टुकड़े, किसके जिगर के टुकड़े? अश्विनी जी, आरएसएन सिंह हैं, तारिक फतेह साहब हैं, जवाद भाई हैं और साथ सैयद जवाद हैं और शिवम जी है। पहले आरएसएन सिंह, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इसको क्या, मैं इसमें 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले का प्लान, फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल, आतंकी संगठन से कनेक्शन, हर दंगों में नाम, प्लान और भी बड़ा था क्या इनका? आरएसएन सिंह, देखिए इसके बारे में हम लोग को तो मालूम था। आप ही के चैनल पे कई बार आपके साथ भी डिबेट हुआ है और आज से नहीं, कई मतलब मेरे ख्याल में 4-5 साल से तो बहुत पुरजोर तरीके से इस पर डिबेट हो रहा था। लेकिन क्या है कि हमारी जो आम भावना जो है वो इस तरह की थी कि जो दक्षिण भारत है वहाँ के लोग बहुत सोबर सुसंस्कृत होते हैं, तो हमने कभी ये फोकस ज़्यादा कश्मीर को लेके था और कुछ और इलाकों में जहाँ पे ये रेडिकलाइज लोग पाए जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते थे कि दक्षिण भारत में रेडिकलाइजेशन बहुत पहले से है सर, मच बिफोर कश्मीर, मच बिफोर रेस्ट ऑफ इंडिया। 1921 का वो मोपला रिबेलियन नाम लोग भूले, वो खिलाफत मूवमेंट एज पार्ट ऑफ कैलिफेट मूवमेंट। सर एक दिन में एक ही जगह पे 38 लोगों का सर तन से जुदा किया गया था सर।
उसमें कम से कम 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का पलायन हुआ था सर। इट वॉज अ बिग एक्सोडस दैट टाइम। और इसके बारे में ना आपके इतिहासकारों ने बताया, सबको मालूम है, लेकिन आप एनी बेसेंट को पढ़ लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर को इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो वो वहां पे आप सोचिए कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ वो भी दक्षिण भारत में, वहां का मुसलमान परेशान है कि तुर्की का खलीफा चला गया। अरे क्या ना तुमसे कोई खून का रिश्ता, ना किसका, मतलब किस चीज का रिश्ता। अब वो चीज कभी रुकी नहीं, वो चलता रहा। और फिर 1970 के दशक में जब इन शेखों के पास तेल वेल आ गया तो इनका दिमाग और भी खराब हो गया। वहां से ये चली है। आपका जो माओइस्ट कॉरिडोर है, इट टुक द ईस्टर्न रूट, फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति, बट दिस हैज टेकन द वेस्टर्न रूट फ्रॉम केरला to Tamil Nadu to Karnataka to Goa to Maharashtra to Rajasthan to न्यू दिल्ली, शाहीन बाग, और फिर फुलवाड़ी शरीफ, और फिर जिसका आपने कहा असम में, ये सब अल-कायदा के हिस्से हैं। और अभी आपके चैनल पे वो AMIM का कोई था शायद, तो मैं बता दूं कि यूं ही नहीं बिहार चला गया था AMIM। अगर आप बेगूसराय से पूर्व की तरफ जाएं तो जैसे जैसे मुस्लिम कंसंट्रेशन बढ़ती है, वो उन्हीं इलाकों में इन्होंने वो सीट ये किया। और ये किसको नहीं मालूम कि ये पैन इस्लामिक सोच के लोग हैं। और 5 सीटें जीती, तो अगर अमित शाह वहां पर गए उस इलाके में तो कोई उसकी वजह होगी। और आपको एक और मैं बात बता दूं, शायद लोगों को इनकी PFI की इनरोड्स पॉलिटिक्स में यहां तक पहुंच गई है कि ये सरकारें गिरा सकते हैं और बना सकते हैं। और अभी फिलहाल किसी एक राज्य में सरकार बदली है, मेरा अपना मानना है कि उसमें PFI का बहुत बड़ा हाथ था। बोलिए जवाब, क्या बोलना चाहिए? उसको PFI में का उसको बहुत बड़ा हाथ था। आपने बोल लिया, लगातार आप बोलते रहेंगे और सबसे कम अगर समय मुझको देंगे तो लगातार नहीं दे पाएंगे। चुप कराएंगे ना, मैं हैंडल करूंगा, आप नहीं चुप कराएंगे, लगातार दे देंगे। अच्छा, आप मुझको ये बताइए, 8 साल हो गए सरकार को, मुझे भी पता है इसका पॉलिटिकल पस मंजर, जो आपने अपनी कहानी और स्टोरी सुनाई, इसका पॉलिटिकल पस मंजर भी सुन लीजिए क्या है। गुजरात के अंदर चुनाव है, उसके बाद तेलंगाना के अंदर भी चुनाव है, कर्नाटक के अंदर भी चुनाव। अब इनको खामोश कराइए, मैं निरंतर लगातार खामोश। अब आप बताइए, 2016 के अंदर जब नोटबंदी करी गई और यहाँ के सरकार को, देश की जनता से प्रॉमिस करा था कि टेरर फंडिंग के खिलाफ हमने जो है कमर तोड़ कार्रवाई कर दी। ये अब आप इनको खामोश करवाएंगे नहीं करवाएंगे? क्योंकि मैं चुनाव नहीं होते तो ये नहीं होता। आपको निरंतर बात करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर भी चुनाव है, तेलंगाना के अंदर भी चुनाव है, कर्नाटक के अंदर भी चुनाव है। सुन लीजिए, चुनाव का 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड देंगे नहीं देंगे? सबको आप अगर वक्त दे रहे हैं तो मुझको वक्त क्यों नहीं देंगे? फिर मुझको वक्त देंगे ना, तो मेरे साथ जाती क्यों करी जाएगी? अब रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। बढ़िया से बचाइएगा PFI वालों को। ना मैं PFI को बिल्कुल नहीं बचा रहा हूँ, मैं PFI को बिल्कुल नहीं बचा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई में बयान कर रहा हूँ। 8 साल हो गए केंद्र सरकार के अंदर, आपके पास इतना बड़ा इनपुट होने के बावजूद आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? अच्छा सुनिए, जब सुन लीजिए, जब कार्रवाई कर रहे हैं, आरोपी कितने गिरफ्तार हो गए पता है? सर सुन लीजिए, करिए, आरोप लगाना अलग बात है और किसी को पहले कहते थे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो अलग बात है। सुन लीजिए, ये जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी और PFI की इस तरीके से जुगलबंदी है। अब आपको बता रहा हूँ क्यों। चुनाव के मद्देनजर रखते हो, साउथ के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, इसीलिए ध्रुवीकरण जो है, इसीलिए चुनावी ध्रुवीकरण के लिए PFI का भूत दिखाया जा रहा है। मुझे इसको भी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, PFI जो है धर्म से तो लेना देना नहीं है ना, ना इसका राजनीति, बिल्कुल राजनीतिकरण इसका हो रहा है, राजनीतिक तौर पर राजनीति से प्रेरित होकर के कार्रवाई करी जा रही है, इसको भी हम जानते हैं। टेरर फंडिंग, अच्छा बताइए, 2016 में भारत सरकार ने प्रॉमिस करा था, जब हमने नोटबंदी कर दी तो हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर दी, हमने आतंकवाद, तो फिर ये टेरर फंडिंग कहां से आ रही है, इसके बारे में
देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कौन देगा नहीं देगा? पीएफआई के मेंबर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं पीएफआई सुन लीजिए ना जो आर्यन सिंह का बात कर रहे हैं, मैं कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, एक्शन लो, एक्शन लो। बिल्कुल होना चाहिए, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल होना चाहिए, चलिए नहीं, सीट पर जाकर बैठिए, आराम से मेरी बात सुनिए। उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। सुनिए ना, इतना दर्द तो पीएफआई के लोगों को नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल साथ नहीं हूँ, मैं तो केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ साहब। आपने इतनी देर क्यों करी? आप अगर आप भारत सरकार माना या नहीं माना, कब मान रहे, कब बैन लगा रहे? मैं तो खुद कह रहा हूं कब बैन लगा रहे, कार्रवाई कर रहा हूं, बैन कब लगा रहे? अच्छा सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन जाता है? तुषार मेहता जाके कहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जब आपको केरल सरकार ने और झारखंड सरकार ने जाकर कहा और उसके बाद आकर कहा, मैं निरंतर पीएफआई के बारे में बचा लिया ना जवाब, कट्टर ऑर्गेनाइजेशन जवाब बचा लिया ना भाई। जो लोग इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं वो भी गलत है, और जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं वो दोनों ही गलत है। उनको दोनों को कंडेम करना चाहिए। दोनों के अंदर जो है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बस मैं वही कह रहा हूं। नहीं इतने तो पीएफआई के लोग नहीं परेशान हो रहे जितने जवाब जी परेशान। अश्वनी उपाध्याय आप बोलेंगे, अश्वनी उपाध्याय, उसके बाद शिवम, बस हो गया। अश्वनी उपाध्याय आप बोलेंगे। अश्वनी उपाध्याय, प्लान बहुत खतरनाक था, प्रधानमंत्री पर हमले का प्लान था 2007। क्यों हंस क्यों रहे हैं आप? जब क्यों हंस रहे हैं आप? क्यों हंस रहे हैं? प्रधानमंत्री को मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल इसका रीजन है। जब चुनाव होंगे प्रधानमंत्री को घसीटा जाएगा, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल एंगल बनाया जाता है, उसको बिल्कुल मैं बात करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उसका पॉलिटिकल एंगल मैं जानता हूं, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। अश्वनी उपाध्याय बोलेंगे, अब आप शांत रहेंगे। सही है, जवाब जितना बचाना था बचा लिया आपने। साउथ को अंदर कितनी फीस मिली है पीएफआई से? पीएफआई के लॉयर हैं, पीएफआई के मेंबर हैं, पीएफआई के लॉयर हैं, तो परेशान हो रहे हैं भाई। आपको थोड़ी ना गिरफ्तार कर दिए, कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बड़ी है। पीएफआई पर वार, बिल से निकले गद्दार। पीएफआई पर वार, बिल से निकले गद्दार। ये देखिए कितने आंसू निकल रहे हैं लोगों के। जानते हैं पीएफआई के ऊपर कार्रवाई करने में देर क्यों करी गई? आप बोलेंगे, बस करिए भाई, डिबेट करने दीजिए प्लीज। अश्वनी उपाध्याय जी, एक एक करके। अश्वनी उपाध्याय, प्लान बहुत खतरनाक था, डेंजरस था, जो पता लग रहा है। और सर सवाल जो आरएसएन सिंह ने उठाया, इनका नेटवर्क सोचिए सर, कौन सा स्टेट बचा है जहां पर ये नहीं है? मुझे डाउट हो रहा है पड़ोस में नहीं है मेरे। देखिए बीच में मत बोलिए भैया, बस अब बीच में नहीं बोलिएगा वापस। आपकी बात को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। बातों से लग रहा है, बस इसलिए कह रहा हूं। बस बातों से आपके सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। अब अश्वनी उपाध्याय बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, बीच में ऑडियो बंद है सबका। अश्वनी उपाध्याय, उसके बाद शिवम भाई आपके पास होगा, फिर आरएसएन सिंह। देखिए अमन जी, आरएसएन सिंह सर आ रहा हूं, आरएसएन सिंह सर आ रहा हूं। आरएसएन सिंह और अश्वनी उपाध्याय, इसके अलग अलग देखिए, पीएफआई ने काम बांट रखे हैं। कुछ लोग गला काटेंगे, कुछ लोग मदरसा चलाएंगे, कुछ लोग मौलवी बनेंगे, कुछ लोग जो है लोगों को जिहाद सिखाएंगे, कुछ लोग फंडिंग लाएंगे विदेशों से, कुछ लोग जाके टीवी पे डिफेंड करेंगे, अपने आप को पीएफआई से अलग भी बताएंगे लेकिन उसको डिफेंड भी करेंगे। अलग अलग इनके तरीके हैं। एक बात जरूर मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा अमन जी, जैसी चर्चा हम आज कर रहे हैं ऐसी चर्चा 10 साल पहले हमने सिमी के बारे में किया। बिल्कुल, सिमी के बारे में पूरा नेटवर्क पता चला, सिमी को पकड़ा गया, सिमी बैन हुआ। लेकिन सिमी बैन हुआ तो पीएफआई बन गया। तो क्या केवल बैन करना ही पर्याप्त है? आप पीएफआई बनोगे, बैन करोगे, और डीएफआई बना लेगा। सरकार का नाम भी बता दिए, कौन सी सरकार ने सिमी को बैन करा था? नाम ले लीजिए, कौन सी सरकार में जो है सिमी बैन हुई थी? ना बता दीजिए आप बताइए कौन सी सरकार में बैन हुई थी? मुझे मत बुला, जवाब दीजिए। नहीं भाई, शांत हो जाइए, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। यहाँ पर अब आप बस करिए ना, कौन सी सरकार में बैन हुई थी? बस करिए, रुकिए। सही जवाब ऐसे नहीं बोल, कौन सी सही जवाब। अरे जवाब शांत हो रहे नहीं हो रहे, अब आप शांत हो रहे नहीं हो रहे। गोल गोल जलेबी भैया बदतमीजी मत करिए भाई, भैया बदतमीजी मत करिए। सही जवाब। मैं जो ऑडियो बंद करना पड़ेगा, पीसीआर यहाँ पर ऑडियो बंद कर दीजिए, अश्वनी उपाध्याय का ऑडियो दे दीजिए, ऐसे नहीं होगा। बताइए कौन सी सरकार? मेरा ऑडियो बंद, मेरा भी ऑडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ अश्वनी उपाध्याय का ऑडियो, बस अश्वनी उपाध्याय का ऑडियो बस बचा लीजिए। किसके पेरोल पर? मेरा अमन जी मेरा ये कहना है, अमन जी मैंने कहा ना अलग अलग तरीके हैं। कुछ जो टीवी पे चिल्ला रहे हैं पीएफआई के पक्ष में, बड़ा सीधा सा बात है, उनका कनेक्शन है कि नहीं है जनता, आपके न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना था, हमने पीएफआई बैन किया और सिमी बैन किया, पीएफआई बना। पीएफआई बैन करेंगे डीएफआई बन जाएगा, डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया। डीएफआई बंद कर देंगे, एमएफआई बन जाएगा, या कल को सीएफआई बन जाएगा। इसलिए बैन तो करना जरूरी है, लेकिन अगर आपको दुश्मन को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले जरूरी है
हाँ, जवाद फ्रंट ऑफ इंडिया जो बैठे बन जाएगा, बहुत सारे फ्रंट बन जाएंगे। चलिए ऑडियो बस नहीं, बीच में मत बोलिए भाई। सैयद जवाद ऐसे नहीं डिबेट करते, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इनकी विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, इनकी विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्री में काम नहीं हो रहा है। इनको 50,000 करोड़ के आसपास खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। वो हवाला जब तक नहीं बंद होगा, विदेशों से FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, वो फंडिंग नहीं बंद होगी, तब तक इनके पक्ष में लोग लेख भी लिखेंगे, तब तक इनके पक्ष में लोग ट्विटर ट्रेंडिंग भी करेंगे, इनके पक्ष में लोग आके टीवी पे बोलेंगे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतने पेड लोग हैं, हर तरीके के पेड लोग हैं। इनके पास पेड एक्टर भी हैं, पेड नेता भी हैं, पेड नौकर साहब भी हैं, पेड लेखक भी हैं, पेड कलमकार भी हैं, पेड यूट्यूबर भी हैं, इनके पास पेड डिफेंडर भी हैं, पेड एक्टिविस्ट भी हैं। इनके पास हर चीज, क्योंकि पैसा इनके पास 50,000 करोड़ के आसपास रहा। इसलिए कह रहा हूं, दुश्मन को जड़ से खत्म करना है, सबसे पहले उसका रसद काटिए, उसकी फंडिंग बंद करिए। हवाला के खिलाफ हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जो हवाला से ले या हवाला से पैसा पहुंचाए, जब तक आप उसको फांसी नहीं दोगे और इस FCRA कानून जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया आप खत्म नहीं करोगे, इनकी फंडिंग नहीं रुकेगी, इनके नए नए वर्जन आते जाएंगे, नए नए रूप बदलते जाएंगे। इनका काम, इनका जो गलत काम है वो नहीं रुकेगा। फिर RSN सिंह सर आ रहा हूं, बस एक मिनट, क्योंकि शिवम का कमेंट नहीं हो पाया इस टॉपिक पर। शिवम, मेरे को तो नेटवर्किंग का सोचकर हैरान हूं, जो RSN सिंह सर ने कहा पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, कौन सा स्टेट छोड़ा है, और नेटवर्किंग सोचिए, एक्टिविस्ट बचा रहे हैं यहीं पर पूरे इंडिया में, मतलब इनका सोचिए, जो कहा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ये सारे बचा रहे हैं, कहां से इतनी फंडिंग है? और प्रधानमंत्री को मारने का प्लान बना लेते हैं लोग पटना में। फंडिंग आप देखिए, अभी जो टर्की में IHH जो एक संगठन है, वहां से PFI के लोग मिलकर आए हैं। एक देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए पड़ोसी मुल्क से लेकर तमाम ऐसे मुल्क हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसी का छोटा रूप जव्वाद है। अब ये PFI का अपने आप को बताएं ना, बात अलग है, लेकिन क्या पता नोएडा पुलिस भारी खड़ी हो, 242 आज गिरफ्तार हुए हैं, 243 ये होंगे शायद, इसीलिए इनको इतना दर्द हो रहा है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है तो PFI पर छापे मारने की क्या जरूरत है? ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके नाम में ही मुसलमान है, AIMIM, उस पर छापा मारती। बदरुद्दीन अजमल जो खुलकर मुसलमानों की बात करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, AIUDF, उस पर मारती। अगर हम बंगाल की बात करें, जो सिद्दीकी हैं, जो इस देश के खिलाफ गाली देते हैं, समझा दूं, ये देखिए, तो उनको मारती ना। एक मिनट शिवम, आप ये जो विंडो है ये समझा देता हूं, एक मिनट शांत, एक मिनट ये तस्वीर बता देता हूं, एक मिनट। ये केरल के कोट्टयम, ऊपर महाराष्ट्र का कोल्हापुर, पटना का बिहार। ये मैंने इसीलिए बोला, PFI पर वार, बिल से हमेशा निकलते हैं गद्दार। बिल्कुल, ये जब ऐसा होता है, उधर पाकिस्तान की जीत हुई थी तब भी बिल से गद्दार निकले थे, यहाँ पर कुछ लोगों ने जश्न मनाया था। अब PFI पर वार हो रहा है, देखिए सारे सबके चेहरे देखिए, जितने बचा रहे हैं ना, ये जितने बचा रहे हैं, जितने PFI के समर्थन में आग लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं ना, सबकी स्कैनिंग, सबको पकड़ा जाना चाहिए, सबका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ निकलेगा। और अब तो जो मुख्तार अब्बास नकवी भी कह रहे हैं कि अलकायदा की परछाई है PFI। कंप्लीट करिए आप। अच्छा, मैं एक मिनट आ रहा हूं। पहले शिवम कम बीच में टोका था, शिवम को मैंने बीच में टोका था, इस हिसाब से सारी चीजें बात रखी। अलकायदा की बिल्कुल मॉड्यूल है यहीं पर। PFI का जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसने अभी अभी पिछले दिनों 18,000 सभाएं पूरे देश में ऑर्गेनाइज करी है, पूरे देश में। आप अगर इसके नेटवर्क को कमजोर समझते हैं, बेशक इनकी कार्रवाई करना चाहिए थी, बेशक भारत सरकार सो रही थी ना, बीच में क्यों चल रहा? यहाँ पर तो कम से कम ये जिहादीकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो जिहादीकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यों जिहाद फैला रहे हैं? आप जो है आकर ये नया ये टीवी जिहाद फैलाएंगे क्या? रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। अरे भैया, लिंचिंग ना कर देना हमारी, हम तो जा रहे हैं मेरी लिंचिंग ना हो जाए। लिंचर ये है, RSN सिंह के पास जा रहा हूं, धर्मपत्नी का गला। आप बीच में बोले इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, वरना आपके पास आना था। सही जवाब मेरे को मुझे दीजिएगा, बस मेरे को RSN सिंह के पास जाना है। आप बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं आपके पास आऊंगा। डिबेट मत स्पॉइल करिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, कंप्लीट करिए। मेरे को RSN सिंह के पास जाना, फिर सही जवाब आपके पास। कुल मिलाकर मसला ये है कि इस दुनिया में टोटल कम से कम 8 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा ये PFI है, और इसका जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है वो इस पूरे देश में 18,000 सभाएं पिछले समय ही ऑर्गेनाइज करके बैठा है। और अगर आप इसकी पॉलिटिकल ताकत को देखकर ऐसा समझते हैं कि ये बहुत छोटा है, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है। इस देश में तमाम चीजों को लेकर, आतंकवाद को बढ़ावा से लेकर, हिंदू मुस्लिम को आगे बढ़ाने से लेकर, इस देश के जितने भी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो तो डॉक्यूमेंट 2047 में हमने देखा ही, उनको मारने से लेकर हर वो चीज के 85% के खिलाफ 15% खड़े कर दीजिए किसी भी तरह से। 2047 तक इस देश को हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र बनाना। सुन लीजिए, मैं जवाब उसके बाद आप, अच्छा 30 सेकंड बोलिए। 30 जो लोग
भारत जैसे सेकुलर मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और वो लोग कामयाब नहीं होंगे जो इस देश को, अब देखिए फिर मैं बोलने लगूंगा, वो लोग भी कामयाब नहीं होंगे जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कट्टरता से सभी को लड़ने की जरूरत है और सच्चे सेकुलरिज्म पे चलने की जरूरत है। देश सेकुलर मुल्क है, देश सेकुलर मुल्क है और सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा, सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा। हिंदू राष्ट्र है इसलिए इतना धाड़ पा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र होता तो सरतन से जुदा हो चुका होता। जो ना हिंदू राष्ट्र भाई, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू सेकुलर है, सहिष्णुतावादी है। जी नहीं, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और संविधान के रास्ते पर चलकर ही देश का उत्थान हो सकता है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल है, लेकिन जो लोग अभी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो हिंदू राष्ट्र की जो है वकालत करते हैं, वो देश के संविधान पर रात गलियाते सेकुलरिज्म के बारे में दिन भर अपमानजनक बातें करते हैं। पूछिए सेकुलर है या नहीं है, पूछिए अश्वनी साहब से सेकुलर है या नहीं है, मानते हैं सेकुलरिज्म को? नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक है आरएसएन सिंह सर, बतौर रॉ के एक्स ऑफिसर मैं आपसे नेटवर्किंग को लेकर समझना चाहूंगा सर। इनका नेटवर्क क्या इतना स्ट्रांग है कि हमको डरने की जरूरत है सर कि 2047 में गजवाए हिंद हो जाएगा? ये सारी चीजें क्या वाकई वेकअप कॉल है हम लोगों के लिए? आरएसएन सिंह सर देखिए सर, जब मैंने आपको कहा कि अगर आप भारत का नक्शा देखें तो ये ईस्टर्न रूट था, ये माओवादियों का फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति, ये इन्होंने वेस्टर्न रूट लिया है। और ये अंग्रेजी में एक दो शब्द है, एक तो डेंजरस आप लोग सब जानते हैं, दूसरा भी आप जानते हैं परनिशियस, कि एकदम खतरा, बिल्कुल मतलब आपके पानी आपके नाक तक पहुंच गया था। और ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, शाहीन बाग के समय ही ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको एक बात मैं समझा दूं आज कि जो कश्मीर और पंजाब के इलाके में सारे पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा संचालित जिहादी तंजीमें हैं, ये जितने आप पीएफआई और ये सब देख रहे हैं, ये सब अलकायदा के एफिलिएट्स हैं। और ये 2010 में इसकी ये एफिडेविट देकर केरला पुलिस ने केरला हाई कोर्ट को ये बात कही थी। आपने एक सवाल पूछा, 2013 ऐसे नहीं करते हैं जवाब, वो रॉ के एक्स ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, सुना करिए ना उनको, सुनिए आपका ज्ञान बढ़ेगा। बस भाई ऑडियो बंद कर दीजिए इनको, मैं ये इनके अंदर पीएफआई का जिन आ गया, बस करिए भाई। कोर्ट के अंदर कौन कर रहा था? ये पीएफआई का जिन आ गया इनके अंदर, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला भाई यहाँ बंद कर दीजिए ऑडियो, झारखंड के अंदर ये मामला उठा था। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। 2013 में मैं वहां पे 2013 में जब प्रधानमंत्री लोग डिबेट देखने आते हैं, चीखम चिल्ली शाउटिंग नहीं थे। आरएसएन सिंह सर 2013 में जब मोदी साहब पटना आए थे, मैं एक श्रोता के रूप में वहां खड़ा था और मैंने कई लोगों को वहां उस समय खुद ही खून से लथपथ देखा था। ठीक है, वो लोग कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, एक्चुअली इट वाज पीएफआई। और इस बार की जो आप बात कर रहे हैं फुलवाड़ी शरीफ में जो लोग, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि केरला और तमिलनाडु से जिहादी चल के आ रहे हैं पटना में टू टारगेट द प्राइम मिनिस्टर, और ये पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं? क्या इशरत जहां भी पोलराइजेशन का वो था है इसका, जिसका लश्कर तोयबा के मैगजीन। अच्छा, आप इनका जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पढ़ लीजिए पीएफआई का, क्या कहता है? वेरी इंटरेस्टिंग, कहता है कि हम हिंदुस्तान में कभी बहुमत में नहीं थे, हम हमेशा अल्पमत में थे। अगर 10% भी मुसलमान हमारे साथ आ जाए तो इन कायर हिंदुओं पे हम फिर से अपना रूल स्थापित कर सकते हैं। ये है 2000 डरपोक हिंदुओं को घुटनों पर ले आएंगे, कॉवर्ड हिंदू वुड बी ऑन देयर नीज। अश्वनी उपाध्याय का एक कमेंट आपका, अश्वनी उपाध्याय कमेंट आपका आ रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। घुटनों अश्वनी उपाध्याय पहली बात तो जो पीएफआई का देखिए, जो एक सवाल ये कि भारत सेकुलर है, भैया भारत सेकुलर जो है इसलिए नहीं है कि संविधान सेकुलर है। अच्छा, जिस दिन भारत में हिंदू 50% हो जाएंगे, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। जिस दिन 50% हिंदू हुए, 78% आ चुके हैं, 90% से कम होते होते 78 आ चुके हैं। जिस दिन 50% आए, ये भारत इसको दिखा कर सरकारें बन रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। संविधान बचेगा, न सेकुलरिज्म बचेगा। और जहां तक बात है, सुनो,
हाँ बोलिए बोलिए। भारत के 9 राज्यों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, कश्मीर में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, लद्दाख में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, आपका जो है नागालैंड मिजोरम में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, आपके लीडर के वालिद साहब पाकिस्तानी जाना चाहते थे, केरल के 4 जिलों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ गए। एक मिनट सर मैं आ रहा हूं। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ चुके हैं पीएफआई पर बात करने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। जो खुलासे हो रहे हैं वो तो बता रहे कि प्लान बहुत खतरनाक था नकवी साहब, प्रधानमंत्री को मारने का प्लान और पता नहीं क्या क्या। बच गया इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी क्रिमिनल कम्युनल कॉन्स्पिरेसी और करतूतें सामने आ रही हैं, तो इस तरह की क्रिमिनल कम्युनल करतूतें और कॉन्स्पिरेसी इस देश के जहां इस देश की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र और साजिश, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको वायलेंट इस्लामोक्रेसी से डोमिनेट कराने की कोशिश है। और ये बात मैं जब ये कह रहा हूँ तो ये किसी भी न मुल्क के दोस्त हैं, न किसी जो है वो मानवता के दोस्त हैं, और न मज़हब के दोस्त हैं। ये शुद्ध रूप से अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की मानसिकता और सोच के दोस्त हैं। और इस तरह के लोग जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये एक बहुत ख़तरनाक मानसिकता के साथ कर रहे थे। नहीं, आपने तो कहा अल-कायदा की परछाई और ISIS की प्रॉक्सी है पीएफआई। क्या इसके कोई सबूत, ये आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन, ये सब स्थापित हो चुका है क्या? पीएफआई इज पीएफआई ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपके हिसाब से, जो आपने कहा अल-कायदा की परछाई पीएफआई? आप ये बताइए, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनकी आप पूरी गतिविधियाँ देख लीजिए। अभी तो बहुत खुलासे हो रहे हैं। इन्होंने जब 2006 में कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस की, जस्टिस कॉन्फ्रेंस नाम दिया उसका, इन्होंने जब जो है वो कर्नाटक में कॉन्फ्रेंस की, जब इन्होंने केरला में कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने जब जो है वो बेंगलुरु में कॉन्फ्रेंस की, मतलब और बहुत सी जगह पे की। और उन कॉन्फ्रेंसेस में इनके जहरीले भाषण, देश के ख़िलाफ़ उन्माद पैदा करने का आह्वान बहुत किसी से छिपा नहीं है। एक चीज़, आप इतनी पुरानी बात हम छोड़ देते हैं, अभी जो हिजाब का हारर हंगामा हुआ है, इनकी एक वीमेन विंग, महिला विंग बनाई हुई है इन्होंने, और एक कैंपस विंग भी बनाई हुई है इन्होंने। इन लोगों की जो वीमेन विंग और कैंपस विंग है, उसका एक ही काम है कि मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ दो, और उसको तालिबानी ताला जड़ने के लिए हर दिन नए षड्यंत्र और साजिशें करना। डिबेट नहीं करेंगे, एक मिनट माफी चाहूंगा सर, एक मिनट। और उसके लिए जो है वो एक समाज को, धर्म को सुरक्षा कवच बना करके अपनी शैतानी और आतंकी हरकतों को अंजाम देना, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। जो इस तरह के संगठन और उससे जुड़े हुए लोग देश के सुरक्षा के दुश्मन हैं, देश के लोगों के दुश्मन हैं, सर बैन क्यों नहीं? फिर यही सवाल यहाँ स्टूडियो में भी है, यही सवाल बार बार आप कह रहे हैं कि टेरर कनेक्शन है, देश के खिलाफ साजिश है, एंटी इंडिया फ्रंट है, सारी चीजें, तो फिर बैन क्यों नहीं सर? बार बार उठता है बैन करके खत्म करो इसको, बैन क्यों नहीं सर? अगर अभी 1 मिनट में बैन हो जाता तो अपोजिशन ये भी सवाल पूछता कि अभी तो कार्रवाई चल रही है तो बीच में बैन क्यों हो गया। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन भाई ऐसे मत बीच में बोलिए, आपको जांच एजेंसियों के समझिए वो डिबेट में नहीं है। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ऐसे लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह से देश के सुरक्षा, देश के लोगों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए कार्रवाई जो है वो सही दिशा में जा रही है। एक और सवाल मुख्तार अब्बास नकवी जी, समाजवादी पार्टी बहुत परेशान है। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है। अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती। देखिए मुझे क्या लगता है कि कुछ लोगों की एक आदत सी बन गई है कि वो लोग जो है वो ऐसे किसी भी आतंकी, ऐसे किसी भी राजद्रोही संगठन और व्यक्ति की करतूतों पर अपना सिक्योरिटी कवर लेके खड़े हो जाते हैं। और उससे उनको एक बात समझना चाहिए, वो ये जो इनको सुरक्षा दे रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है।
आज अगर देश में आतंकवादी हरकतें नहीं हो पा रही हैं, आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगा हुआ है, तो हर समाज का हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने समय निकाला।